हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। बंगाल के चुनाव में आज मैं सिर्फ एक सीट की बात आपके सामने करूंगा। चुनाव हो रहा है 294 सीटों पर, वोट भी पूरी 294 सीटों पर पड़ रहे हैं, मगर बंगाल से बाहर सब सिर्फ एक सवाल पूछते हैं, नंदीग्राम कौन जीतेगा? नंदीग्राम का चुनाव क्या है, इसे आप 3 खबरों से समझ सकते हैं। अमित शाह और ममता बनर्जी आज आधे किलोमीटर की दूरी पर रोड शो कर रहे थे। शुभेंदु अधिकारी अमित शाह के रथ से उतरे और फट से मिथुन चक्रवर्ती के रथ पर चढ़ गए। ममता बनर्जी प्रचार खत्म होने के बाद भी नंदीग्राम में ही रहने वाली हैं। सोचिए, एक मुख्यमंत्री 29 सीटों वाले चरण को छोड़कर सिर्फ नंदीग्राम पर फोकस कर रही हैं। नंदीग्राम में चल क्या रहा है, हमारे 2 रिपोर्टर्स नंदीग्राम से ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं। और पॉलिटिक्स में कौन कहता है, ये कौन क्या कहता है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इशारे बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। नंदीग्राम से क्या पॉलिटिकल इशारे मिल रहे हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बोल सदा कौन नंदीग्राम, जय श्री राम, बोल सदा कौन नंदीग्राम, वंदे मातरम। बंगाल में इस पुल की बड़ी चर्चा हो रही है। नंदीग्राम का मूड समझने के लिए ये पुल हॉट स्पॉट बन गया है। जानते हैं क्यों? 24 घंटे के अंदर इस पुल पर 2 तस्वीर दिखी है। एक दिन पहले इसी पुल से ममता बनर्जी की व्हील चेयर वाली पदयात्रा गुजरी थी। ममता बनर्जी के पीछे चल रहे लोगों के नंबर देख लीजिए, तृणमूल के झंडे गिन लीजिए। और फिर 24 घंटे बाद की ये दूसरी तस्वीर देख लीजिए। नंदीग्राम की हर तस्वीर कुछ कहती है। इन 2 तस्वीरों को एक साथ देखने से नंदीग्राम का पूरा मिजाज पता चल जाता है। अमित शाह ने नंदीग्राम में रोड शो के लिए वही रूट चुना जिस पर ममता बनर्जी ने पदयात्रा की थी। ममता ने नंदीग्राम के लोगों से अपना कनेक्ट दिखाने की कोशिश की, मगर 24 घंटे के अंदर शाह और शुभेंदु की जोड़ी ने नंबर गेम में दीदी को पीछे छोड़ दिया। कुछ बातें तस्वीरें बताती हैं, कुछ बातें नेता कहते हैं और कुछ चीजें उनके पीछे चल रही भीड़ से पता चल जाता है। बंगाल की सबसे हॉट सीट के हॉट स्पॉट चुनाव का पूरा मूड बताते हैं। ऐसे ही एक और हॉट स्पॉट है नंदीग्राम में होम मिनिस्टर के लिए बनाया गया हेलीपैड। दोपहर 12:16 यानी प्रचार खत्म होने से 4 घंटा 44 मिनट पहले शुभेंदु अधिकारी यहां अमित शाह को रिसीव करने पहुंचे तो शाह ने शुभेंदु को इस तरह गले लगा लिया। शाह और शुभेंदु ने मुस्कुराते हुए विक्ट्री साइन बनाया। हेलीपैड के चारों ओर जमा भीड़ देखिए और शाह शुभेंदु का कॉन्फिडेंस देखिए। क्या शाह और शुभेंदु को नंदीग्राम में जीत की सुगंध मिल गई है? क्या बीजेपी को ममता की हार का यकीन हो गया है? दावा तो कुछ ऐसा ही है। नंदीग्राम में प्रचंड बहुमत से भाजपा के प्रत्याशी शुभेंदु अधिकारी जीतने जा रहे हैं। अमित शाह और शुभेंदु अधिकारी जिस वक्त हेलीपैड से बाहर निकल रहे थे, ठीक उसी वक्त नंदीग्राम के भागबेड़ा में ममता की पदयात्रा चल रही थी। नंदीग्राम में मौसम की गर्मी और सियासत की गर्मी दोनों बढ़ी हुई है। धूप से बचने के लिए दीदी ने टोपी पहन रखी है। ममता को मौसम सता रहा है या नंदीग्राम का पॉलिटिकल तापमान उनको अधिक कष्ट दे रहा है, इसका जवाब 2 मई को मिलेगा। फिलहाल बीजेपी से लड़ने में दीदी कोई कसर नहीं छोड़ रही। ममता का व्हील चेयर धीरे धीरे आगे बढ़ता है। सड़क के दोनों तरफ टीएमसी के झंडे लिए कार्यकर्ता खड़े हैं और ममता खेला होबे के नारे लगवाते हुए आगे बढ़ती है। नंदीग्राम में ममता बनर्जी ने पूरी ताकत झोंक रखी है। सेकंड राउंड में 30 सीटों पर वोट पड़ेंगे, लेकिन 29 सीटें छोड़कर ममता का पूरा फोकस सिर्फ एक सीट पर है। नंदीग्राम में दीदी पिछले 3 दिनों से कैंप कर रही हैं और अगले 2 दिन वो यहीं रहने वाली हैं। दीदी के साथ बड़ी तादाद में तृणमूल का काडर भी यहीं पर जमा है।
इसके बावजूद कुछ तो बात है कि प्रचार के आखिरी दिन अमित शाह और शुभेंदु के 90 मिनट वाले शो में ममता की पदयात्रा से ज्यादा भीड़ आई। खुदीराम मोड़, देवीपुर, टेंगुआ, मोहनपुर और ठाकुर चौक। अमित शाह का रोड शो जिधर से भी गुजरा, जय श्री राम का नारा गूंजता रहा। जय श्री राम, जय श्री राम, बोल सदा कौन नंदीग्राम। अमित शाह का कहना है कि बंगाल परिवर्तन चाहता है और इसकी शुरुआत नंदीग्राम से होगी। सबका एक मूड है कि परिवर्तन तो पूरे बंगाल में करना है, मगर पूरे बंगाल में परिवर्तन करने का एक सरल रास्ता है, नंदीग्राम में ममता दीदी को हरा दो। नंदीग्राम में ममता दीदी को हराने से पूरे बंगाल में परिवर्तन अपने आप हो जाएगा। और ये जो माहौल है पूरे बंगाल का, नंदीग्राम जी उससे अछूता नहीं है। अमित शाह के मेगा शो को देखकर ममता दीदी ने एकदम नई लाइन पकड़ी। नंदीग्राम के सोनाचूरा में ममता ने कहा, अमित शाह के साथ आए पुलिस वालों से डरकर नंदीग्राम के लोकल लोग बाहर नहीं निकल रहे। चुनाव आयोग इसमें दखल दे और गृह मंत्री के काफिले को रोके। এমনকি আমি দেখছি হোম মিনিস্টার নিজেও যখন ইলেকশনে আসবে, ইলেকশনের কন্ডাক্টের মধ্যেই পড়ে, সেখানেও আমি দেখছি 100টা প্রায় শুধু পুলিশেরই গাড়ি। এই অবস্থা, সাধারণ মানুষ যাতায়াত করতে পারছে না, এমন অবস্থা। আমি জানি কখনো গোয়ালে, কখনো আমদাবাদে, কখনো বকুলনগরে, কখনো বিভিন্ন জায়গায় ভয় দেখিয়ে চলছে, রিয়াপাড়া থেকে শুরু করে বিভিন্ন জায়গায়। আপনারা ভয় পাবেন না, মাথা উঁচু করে দাঁড়ান। আর মনে রাখবেন, আমি যখন একবার নন্দীগ্রামে ঢুকেছি, আমি বেরোচ্ছি না। নন্দীগ্রাম আমার জায়গা, আমার মাটি, আমি থাকবো। মনটাকে শক্তিশালী করে ভোটটা দেবেন। খেলা হবে, খেলা হবে। আর যারা গুন্ডারি খুনদামি করছে, তাদের 1 তারিখে ভোট দিয়ে এমন করে কবর দেবেন রাজনৈতিকভাবে, যাতে বিজেপিকে কবর দিন, রাজনৈতিকভাবে কবর দিন, রাজনৈতিকভাবে কবর দিন। আর বিজেপিকে নন্দীগ্রাম থেকে বাংলা পর্যন্ত। बीजेपी कहती है कि दीदी के साथ नंदीग्राम के लोग कम हैं। यही बात ममता अमित शाह के रोड शो में आए लोगों के बारे में कहती हैं। मुख्यमंत्री बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं को बाहरी गुंडा बताती हैं और खुद को बंगाल की बेटी कहती हैं। कौन सच्चा है और कौन झूठ बोलता है, इसका फैसला नेता या पार्टी कार्डर वाले लोगों की बातों से नहीं हो सकता। हम आपको नंदीग्राम की गलियों, मोहल्लों और बाजारों से आम लोगों की बातें सुनाएंगे, मगर उससे पहले हॉट सीट नंदीग्राम से एक और हॉट स्पॉट की कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। ये है गढ़ चक्रबेरिया। नंदीग्राम के इस मुस्लिम बहुल इलाके से भी ममता बनर्जी का रोड शो गुजरा। गढ़ चक्रबेरिया में ममता को कैसा रिस्पांस मिला, इस पर इंडिया टीवी रिपोर्टर अमित पालित ने ऑन द स्पॉट रिपोर्ट भेजी। ये नंदीग्राम का गौड़ चक्रबेरिया है और आप देखिए कि ममता बनर्जी का जो काफिला है धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा है। और ये जो इलाका है, ये माइनॉरिटी बहुल इलाका है, यानी कि मुस्लिम बहुल इलाका। और मुस्लिम बहुल इलाके में ममता बनर्जी को जो सपोर्ट है यहाँ बहुत जबरदस्त नजर आ रहा है। देखिए यहाँ पर जो हम भी जा रहे हैं तो यहाँ पर आपको लोग नजर आ रहे होंगे, दीदी का सब नाम लेते हुए। देखिए ये माइनॉरिटी इलाका है और यहाँ पर दीदी के लिए जो सपोर्ट है यहाँ पर बहुत जबरदस्त नजर आ रहा है। और नंदीग्राम की जो लड़ाई होगी, इसमें आप जो देख रहे हैं, जो माइनॉरिटी वोट है बहुत अहम भूमिका निभाने जा रही है। दीदी के सपोर्ट में तो ये वोट ज्यादा नजर आता है, लेकिन जो हिंदू वोट्स हैं उनका विभाजन होता है या फिर वो वोट शुभेंदु अधिकारी को मिलता है, वो देखना बहुत जरूरी होगा। क्योंकि दीदी के लिए एडवांटेज यहाँ पर यह है कि दीदी को यहाँ पर मुस्लिम सपोर्ट मिलने जा रहा है। पूरा मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं सड़क के दोनों ओर, रोड के दोनों ओर आपको नजर आ रहे होंगे और ये सिर्फ और सिर्फ दीदी को देखने, यहाँ पर दीदी को सपोर्ट करने के लिए आए हैं। तो नंदीग्राम की लड़ाई में आपको समझ में आना चाहिए कि नंदीग्राम की जो लड़ाई है यहाँ पर जबरदस्त पोलराइजेशन हुआ है। ममता बनर्जी के लिए अगर मुस्लिम सपोर्ट पॉजिटिव है तो उनके लिए दिक्कत ये होगी कहीं ये जो मुस्लिम सपोर्ट उनको मिल रहा है, कहीं उनके लिए ये खतरा ना हो जाए कि जो हिंदू वोट है वो पूरी तरह से दूसरी तरफ चला जाए। और यहाँ पर लगातार हमें खेला होबे का नारा भी नजर आ रहा है। पूर्वी मिदनापुर में 85% हिंदू वोटर हैं और करीब 14% मुसलमान वोटर हैं। लेकिन नंदीग्राम सीट पर रिलीजन का इक्वेशन थोड़ा अलग है। यहां हिंदू 70% हैं और मुसलमान 30%। 30% वोट बैंक ममता को अपनी जेब में लगता है, मगर 30% से जीत नहीं मिलती। इस पर हिंदू वोटों का टॉपअप जरूरी है। इसलिए नंदीग्राम में प्रचार के आखिरी दिन ममता ने अपना गोत्र भी बताया। আমি ত্রিপুরেশ্বরী মন্দিরে পুজো দিতে গিয়েছিলাম।
সেদিন আমার সাথে যারা ছিলেন তারা জানেন, আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন পুরোহিত মহাশয়, মা তোমার গোত্রটা কি? আমি বলে ফেলেছিলাম মা মাটি মানুষ গোত্র। আজকেও তিনি যখন আমায় জিজ্ঞেস করলেন, আমি বললাম দেখুন আমার তো একটা পার্সোনাল গোত্র আছে, সেটা সান্ডিল্য, কিন্তু আমি মনে করি আমার গোত্র মা মাটি মানুষ গোত্র। नंदीग्राम में ममता बनर्जी ने अपनी आखिरी जनसभा एक मंदिर के सामने की। गोत्र बताने और मंदिर मंदिर जाने की मजबूरी इसलिए आई है क्योंकि लड़ाई बड़े कांटे की है। नंदीग्राम की लड़ाई का एक और हॉटस्पॉट है डेंगुआ, जहां शुभेंदु अधिकारी के लिए मिथुन चक्रवर्ती भी संग्राम में कूदे। मिथुन ने केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के साथ यहां रोड शो किया और हाथ जोड़कर बीजेपी के लिए वोट मांगे। लग रहा है कि जो देख रहा है ये शुभेंदु इज विनिंग 101%। डेंगुआ में शुभेंदु को देखने, शुभेंदु को सुनने कौन लोग आए? क्या ये भीड़ बाहर के लोगों की है? ग्राउंड जीरो पर मौजूद इंडिया टीवी रिपोर्टर अमित पालित ने डायरेक्ट वहां के लोगों से बात की। কি মনে হচ্ছে নন্দীগ্রামে কে দাদা না দিদি? আমার তো মনে হচ্ছে দাদা। জয় শ্রীরাম। জয় শ্রীরাম। আচ্ছা, नंदीग्राम में दादा ही जीतबे। আপনার নাম কি? আমার নাম রবীন্দ্রনাথ দাস। हवा बीजेपी 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 दादा 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 ना दीदी? हवा देखे तो लगा যাচ্ছে যে দাদাই আসবে। दादा। देखिए आप ज्यादातर सुन रहे होंगे तो यहाँ पर दादा यानी शुभेंदु अधिकारी, हवा किसका है? হ্যাঁ জিতেगा, आपका शुभेंदु दादा जीतेगा। दादा ছিল দাদা থাকবে। अच्छा मतलब दादा, नो दीदी। নো দিদি, দাদাই থাকবে। दादा 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 जितबे दादा दादा उठा गया दादा उठ गया। नंदीग्राम में बस्ती बदलते ही हवा बदल जाती है, मोहल्ला चेंज होते ही नारे बदल जाते हैं। एक टोले में दादा की हवा दिखती है तो दूसरे टोले में दीदी की लहर दिखने लगती है। इसलिए हमने नंदीग्राम की हर बस्ती में घूमकर लोगों की राय पूछी, क्योंकि यहाँ जितने लोगों की बात सुनेंगे नंदीग्राम का मूड उतना ही क्लियर पता चलेगा। कौन जीतेगा नंदीग्राम? नंदीग्राम दीदी जीतेगा। ऐसा पूरा माइनॉरिटी वोट उनके साथ है क्या? नहीं माइनॉरिटी नहीं है, सबका वोट है। ममता जीतबे, मोदी हरेबे। এখানে দিদি জিতবে। মমতা ব্যানার্জি। ममता बनर्जी? नंदीग्राम से ममता बनर्जी जीतेंगे। तो मुस्लिम वोट है, बटेगा तो नहीं ना? यहाँ पे 30% मुस्लिम वोट है तो 70% हिंदू वोट है, तो मुस्लिम वोट देंगे तो जीतेंगे ये बात नहीं है। हिंदू मुस्लिम सब वोट करेंगे ममता बनर्जी को। दीदी आसबे, दीदी तो जीतबे, दीदी ভালোভাবে জিতবে, 1 লাখ ভোটে জিতবে। এই দিদি জিতবে। इनका कहना है कि दीदी यहाँ जीतेंगे। গায়ত্রী মাইতি। এই টিএমসি জিতবে। হ্যাঁ হ্যাঁ টিএমসি জিতবে, দিদি জিতবে। ये जीतबे? মমতা জিতবে। ममता दीदी কি নাম? সাহানা বেবি। কে জিতবে এখানে? মমতা দিদি জিতবে। আচ্ছা এখানে বলুন যে এখানে যে মুসলিম যারা আছে, মুসলিম কমিউনিটি থেকে লোক, ওদের ভোটটা কি ভেঙে যাবে নাকি শুধু দিদির সাথে যাবে? দিদির কাছেই যাবে। দিদির কাছে যাবে। সব দিদির কাছে যাবে। দিদিকে তো চাই আমরা, সব দিদির কাছে। जो यहाँ पर अभी नंदीग्राम के हालात नजर आ रहे हैं, जो 30% यहाँ मुस्लिम वोट है वो बहुत ही क्रूशियल रहने वाला है। और अगर इसमें कोई डिवीजन नहीं होता है और सारा का सारा वोट ट्रांसफर होता है ममता बनर्जी को, तो ममता बनर्जी के लिए बहुत अच्छी बात होगी। लेकिन वहीं अगर जो मुस्लिम और हिंदू में पोलराइजेशन यहाँ पर एक नजर आ रहा है, अगर वो हो जाता है तो फिर शुभेंदु अधिकारी के लिए फायदा हो सकता है। नंदीग्राम में अब कोई भी वोटर कंफ्यूजन में नहीं है, हर किसी ने अपनी साइड चुन ली है। दीदी और दादा यानी ममता और शुभेंदु में डिवीजन क्लियर है। इंडिया टीवी के एक और रिपोर्टर मनीष भट्टाचार्य नंदीग्राम के बैटल ग्राउंड में है। जिस रूट पर कल ममता बनर्जी ने पदयात्रा की थी और जिस रूट पर आज अमित शाह का रोड शो हुआ, उसी रूट पर मनीष भट्टाचार्य ने नंदीग्राम के वोटरों का मिजाज समझा। दादा हाँ, हम दादा के ही चाहेंगे और किसी को नहीं लेंगे। दादा मोदी मोदी जय श्री राम आएगा। अभी क्या माहौल है यहाँ पे? जय श्री राम। यहाँ पे तो ठीक है, दादा ही जीतेगा यहाँ पे। ना दादा ही जीत रहा है। दादा हम लोग का लिए बहुत कुछ काम किया, नंदीग्राम वासी के लिए। खेला होगा तो दादा खेला होगा। दादा का खेला होगा, दीदी का नहीं होगा। दीदी का नहीं होगा। अच्छा दीदी तो नाटक कर रहा है, उसका टैंक भांग गया बोल रहा है, उसका नाटक कर रहा है। कुछ फैक्ट्री बने, उन्नयन बने, इसके वजह से शायद दादा आना जरूरी है। नंदीग्राम की हर तस्वीर कुछ कहती है, हर वोटर का जवाब मायने रखता है, तो यहाँ का हर सवाल भी बहुत कुछ कहता है। ममता बनर्जी ने नंदीग्राम में अपना कैंपेन खत्म किया तो उनसे आखिरी सवाल पूछा गया कि क्या आप तीसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगी। इस पर दीदी ने कुछ नहीं कहा, शायद हालात का अंदाजा उनको भी हो चुका है। So you will come back as chief minister to Nandigram once again, third time. दीदी अब कॉन्फिडेंट है तीसरी बार वापस आएंगी चीफ मिनिस्टर? ना छेड़ दो। अच्छा ठीक है। छेड़ दो।
आइए अब बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की करें, जो आज एक राज्य में नहीं 3 राज्यों में चुनाव जीतने की कोशिश कर रहे थे। केरल में इस बार बीजेपी को जीत की उम्मीद दिख रही है। मोदी तमिलनाडु में सरकार वापस लाने के लिए लड़ रहे हैं और पुडुचेरी में बीजेपी को लगता है कि उनका सीएम बनने के पूरे चांसेस हैं। आज मोदी ने इन तीनों लोकेशन से कई बड़े पॉलिटिकल मैसेज दिए। तो क्या यह समझा जाए कि कल तक जो मिशन इम्पॉसिबल था, मोदी की बदौलत वो पॉसिबल हो सकता है? इस रिपोर्ट से समझते हैं। केरल में मोदी के 50 मिनट, तमिलनाडु में मोदी के 75 मिनट और पुडुचेरी में मोदी के 30 मिनट ने कांग्रेस से लेकर एलडीएफ और यूडीएफ तक सबकी सियासी टाइमिंग खराब कर दी है। मोदी ने एक ही झटके में दीदी से लेकर लेफ्ट के दादा और कांग्रेस की राजनीति को एक साथ निपटा डाला है। भारत माता की, भारत माता की। इन तीनों ही लोकेशन की चुनावी डेडलाइन 6 अप्रैल की है, मगर मोदी की पॉलिटिकल डिक्शनरी में 2 मई से आगे का प्लान पहले से तैयार हो रखा है। केरल से मोदी ने फर्स्ट टाइम वोटर्स को लुभाया। एलडीएफ और यूडीएफ की मैच फिक्सिंग के बहाने सीधे केरल से बंगाल तक मैसेज पहुंचाया। मोदी की स्ट्रेटजी बिल्कुल क्लियर थी। तमिलनाडु के मंच पर भी बंगाल का जिक्र आया और यही सिलसिला पुडुचेरी में भी दिखाई दिया। सीधे सीधे कहें तो मोदी ने मंगलवार को 3 लोकेशन से 5 राज्यों के चुनावी गणित का खेला कर दिया। मंगलवार को केरल के पलक्कड़ में हुई पहली रैली में मोदी ने इसका ट्रेलर लॉन्च किया। एक साथ एलडीएफ, यूडीएफ और कांग्रेस सबको लपेट लिया। किसने, कहां और किसके साथ मिलकर मैच फिक्सिंग की, इसका एग्जाम्पल के साथ ब्यौरा भी दिया। इन वेस्ट बंगाल, कांग्रेस एंड लेफ्ट आर वन. Congress and left were partners in UPA 1 in Delhi. The left continued to give issue-based support to UPA 2, but here in Kerala, during the election, they put allegations. The first-time voter in the state, the first-time voter of Kerala is disappointed with LDF and UDF. The first-time voter of Kerala is asking, what is this match fixing? 5 years, one loots. 5 years, the other loots. केरल की चुनावी सभा में मोदी को जैसा रिसेप्शन मिला, उससे ऐसा लग रहा है कि वहां के वोटर्स बीजेपी को तीसरे अल्टरनेटिव के तौर पर देख रहे हैं। मोदी के सामने बड़ी संख्या में यंग वोटर्स की मौजूदगी इसका संकेत है और इसलिए मोदी ने चुनावी जीत की गारंटी यानी फर्स्ट टाइम वोटर से डायरेक्ट कनेक्ट किया और अपना पैन इंडिया प्लान बताया। The BJP's vision for Kerala is forward-looking and aspirational. That is why the youth of the state, the professional communities across the state are openly supporting BJP. Across India too, this trend is being seen. As I have said earlier, the youth of Kerala want change. BJP assured that change. Thus, when you vote on the 6th, vote for good governance and development. Vote for government that guarantees peace and prosperity. Vote for BJP. Thank you for joining this rally in large numbers. भारत माता की, भारत माता की। इस बार केरल के चुनाव में 2,67,31,509 वोटर्स उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे।
इन वोटर्स में मोदी की नजर है 18 से 19 साल की एज ग्रुप के 3 लाख फर्स्ट टाइम वोटर्स पर, और साथ ही साथ मोदी केरल की 1,37,79,263 महिला वोटर्स को भी अपने खेमे में खींचने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की रैली को मैंने बड़े ध्यान से सुना। आज प्राइम मिनिस्टर की केरला में पहली चुनावी रैली थी और इस रैली के जरिए बीजेपी की रणनीति भी बहुत हद तक समझ में आ गई। प्राइम मिनिस्टर ये अच्छे से जानते हैं कि लेफ्ट के गढ़ में पुराने वोटरों को साधना बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। इसीलिए अपने भाषण में उन्होंने पूरा फोकस फर्स्ट टाइम और प्रोफेशनल वोटर्स पर रखा, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर को पता है कि जिस विकास मॉडल की बात वो करते हैं देश का युवा वर्ग उससे बहुत अच्छे से कनेक्ट करता है। अगर पालक्काड़ का युवा वोटर, फर्स्ट टाइम वोटर, अगर पालक्काड़ के बीजेपी के उम्मीदवार ई श्रीधरन के पक्ष में वोट डालता है तो ये सारी सियासी समीकरणों को बदल कर रख सकता है। प्रधानमंत्री का फोकस भी यही था। मंगलवार को केरल में मोदी के फर्स्ट डे को टक्कर देने के लिए प्रियंका मैदान में उतरी थी, जबकि राहुल का लोकेशन असम था। असम में खराब मौसम ने राहुल की चुनावी लैंडिंग रोक दी, मगर चुनावी गर्मी में सियासी भाषण के लिए राहुल ने सोशल मीडिया को हथियार बना लिया। राहुल ने 1 मिनट 37 सेकंड का वीडियो रिलीज किया और कंधे पर नो सीएए वाले क्रॉस के निशान के साथ मोदी के खिलाफ माहौल बनाया। सीएए को हम असम में नहीं लागू होने देंगे। यह असम पर एक आक्रमण है, आपकी भाषा पर, आपकी हिस्ट्री पर, आपकी संस्कृति पर, कल्चर पर यह आक्रमण है। इसे हम नहीं लागू होने देंगे। भाई और बहनों, इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी को, महाजोत को पूरा आप समर्थन दीजिए, भारी बहुमत से जिताइए। असम के वोटर्स पर राहुल की अपील का असर होगा या नहीं, ये तो नतीजे वाले दिन पता चल जाएगा। वैसे असम में ग्राउंड सिचुएशन क्या है, वोटर्स के दिल में क्या चल रहा है, ये बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक ट्वीट करके बताया। जिस खराब मौसम की वजह से राहुल पब्लिक के बीच नहीं पहुंच पाए, उसी खराब मौसम और तेज बारिश में पब्लिक छाते और टेबल लेकर बीजेपी की चुनावी रैली में डटी रही। ये तस्वीरें सबूत भी हैं और मोदी विरोधियों के लिए एक संकेत भी। मंगलवार को मोदी का सेकंड डेस्टिनेशन तमिलनाडु था और धारापुरम के सियासी मंच से मोदी ने एक बयान से कई निशाने लगाए, डीएमके और कांग्रेस को भी घेरा और बंगाल में दीदी पर भी खुलकर हमला बोला। I want to tell the Congress and DMK, the people of Tamil Nadu are noting everything. Yesterday in West Bengal, an elderly lady, Shobha Majumdar, lost her life. A few weeks ago, we all saw with horror how goons belong to TMC brutally attack her just because her ideology was different. Did Congress show any empathy? Did Congress ally DMK condemn? Did DMK's ally the left condemn such behavior? Pin drop silence among opposition. केरल की तरह तमिलनाडु में भी मोदी की स्पीच वोटर सेंट्रिक थी। मोदी ने हर वर्ग को टारगेट करके अपनी बात कही। अब इसकी वजह समझिए। इस बार तमिलनाडु के कुल वोटर्स की संख्या 6 करोड़ 26 लाख है। कुल वोटर्स में से 21% से ज्यादा यानी 1 करोड़ 37 लाख युवा वोटर्स हैं, जो 18 से 19 साल की एज ग्रुप के हैं। तमिलनाडु में इसी एज ग्रुप के 13,09,311 फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, जबकि 19 से 29 साल के वोटर्स की संख्या 1 करोड़ 23,95,696 है। केरल की तरह तमिलनाडु में भी युवा वोटर्स के साथ साथ महिला वोटर्स गेम चेंजर साबित हो सकती हैं। तमिलनाडु में महिला वोटर्स की संख्या 3 करोड़ 18,28,727 है। बंगाल, केरल, तमिलनाडु के बाद आइए बात करते हैं असम की।
राहुल गांधी कल कामाख्या जा रहे हैं। इससे पहले प्रियंका गांधी भी देवी कामाख्या का आशीर्वाद ले चुकी हैं। प्रधानमंत्री मोदी भी देवी भक्त हैं। अमित शाह और जेपी नड्डा भी कामाख्या दर्शन कर चुके हैं। ये मंदिर असम के कामरूप जिले में है और इस जिले में सबसे बड़ा शहर गुवाहाटी है, राजधानी दिसपुर है। असम की सियासत में कामाख्या पीठ की अहमियत क्या है, ये जानने के लिए राहुल गांधी से पहले हमारी सहयोगी विजय लक्ष्मी वहां पहुंची। नीलांचल की पहाड़ियों पर मौजूद 51 जागृत शक्तिपीठों में से एक मां कामाख्या का प्राचीन मंदिर। आस्था के साथ इस मंदिर का सियासी महत्व है। मौसम चुनावी है, इसलिए हर नेता को माता के आशीर्वाद की दरकार है। पूर्वोत्तर का द्वार आसाम, अगर कोई यहाँ आए और आकर के मां कामाख्या के दर्शन ना करे तो उसकी पूर्वोत्तर की यात्रा अधूरी मानी जाती है। और शायद यही वजह है कि राजनेता भी, दल कोई भी हो, लेकिन तमाम राजनेता यहाँ मां कामाख्या के दर्शनों के लिए अक्सर आते हैं और पीछे भी आते रहे, चाहे फिर इंदिरा गांधी हो, अटल बिहारी वाजपेयी हो। और आज के राजनेताओं की बात करें तो नरेंद्र मोदी से लेकर के प्रियंका गांधी वाड्रा, अमित शाह, जेपी नड्डा, राहुल गांधी, तमाम राजनेता यहाँ मां कामाख्या के दर पर आए अपनी मनोकामना लेकर। अब क्योंकि मौसम इस बार 2021 में चुनाव का है तो हाल फिलहाल में काफी सारे राजनेताओं की राजनेता यहाँ पर आए, फिर चाहे जेपी नड्डा हो, अमित शाह हो, प्रियंका गांधी वाड्रा हो और आने वाले दिनों में राहुल गांधी भी यहाँ पर आएंगे। तो मां कामाख्या के दर्शनों के बिना न सिर्फ आम जनमानस बल्कि एक राजनेता की जो यात्रा है आसाम की, वो भी अधूरी मानी जाती है। इसलिए नेता आगे अंदर आसाम में जाने से पहले मां कामाख्या के दर्शन करते हैं। तो काफी महानता है मंदिर की, सारे राजनीति के लोग भी मानते हैं माता का। हम लोग का तो यही सबको आशीर्वाद देता है। माता जी उनको ज्ञान रखते हैं, कौन जीत का है, क्या कौन हारेगा, ये तो माता जी जानता है। हम लोग का तो नहीं, हमको तो सबको पूजा करना ही पड़ेगा। यही तो हम लोग का कर्म है ना। हमने मंदिर के दर्शन भी किए और मंदिर परिसर में मौजूद लोगों की चुनाव पर राय भी जानी। ये बताइए, इस बार चुनाव में क्या होने जा रहा है, क्या लग रहा है? चुनाव में तो इस बार बीजेपी का असर है। अच्छा, बीजेपी का असर है। क्यों है उनका असर? क्योंकि ये तो काम कर रहा है, इस बार चल रहा है। अभी देखने से पता चलेगा चुनाव के बाद। आपका नाम बताइए पहले। अजीत बर्मन। हाँ, बर्मन साहब, क्या होने वाला है चुनाव? चुनाव में बीजेपी जाने वाला है। क्यों? वो बहुत काम किया है हमको आसाम के लिए। अच्छा, आप बताइए। हम क्या बताएगा, हम तो नागरिक, ऐसे नागरिक है नहीं हम लोग, हम तो भिखारी है। अच्छा। मतलब उत्तम मध्यम का लिए हम लोग का बीजेपी सरकार खराब है। अच्छा, आपका क्यों खराब है? क्यों खराब है मतलब 1 रुपये का चावल खिला दिया, बिना पैसे का चावल खिला दिया। आदमी लोग काम नहीं करता है, हम लोग बुलाएगा तो उसको हाजिरा ज्यादा लेता है, 500 रुपये ले लेता है। क्या करते हैं आप? हम ऐसे बेकार रहता है। अच्छा, बेकार रहता है। आपका नाम क्या है? हमारा नाम के शर्मा। बीजेपी आएगा, बीजेपी, भाजपा जी आएगा, भाजपा। कमल फूल है, हाँ, पूरा आदमी वहाँ देंगे। क्यों लग रहा है कमल फूल को? कमल फूल अच्छा लगता है। अच्छा, अच्छा लगता है कमल फूल। अच्छा, इसीलिए यहाँ का आदमी आपको कमल फूल में देंगे। अच्छा, लेकिन क्या किया कमल फूल से? सब कुछ किया, कोई कुछ नहीं किया, सब कुछ काम किया। असम का सबसे बड़ा जिला है कामरूप। कामाख्या पीठ इसी जिले में है। सबसे बड़ा शहर है गुवाहाटी और राजधानी दिसपुर सब इसी जिले का हिस्सा है। कामरूप में 10 विधानसभा सीटें हैं। 2016 में बीजेपी ने 7, कांग्रेस ने 2 और असम गण परिषद ने 1 सीट जीती थी। जालुकबाड़ी सीट भी गुवाहाटी मेट्रो का ही हिस्सा है। इस जालुकबाड़ी सीट पर 2001 से हिमंत बिस्वा शर्मा का कब्जा है। 2016 में वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आ गए। हिमंत आज राज्य के सबसे ताकतवर मंत्री हैं। इस बार वो चुनाव लड़ने से इनकार कर रहे थे। पार्टी के दबाव में उन्हें लड़ना पड़ा और माना जा रहा है कि इस बार वो मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं। जालुकबाड़ी में चुनाव तीसरे चरण में है। जालुकबाड़ी इलाके में मौजूदगी थी, सो हमने जानने की कोशिश की जनता हिमंता के बारे में क्या राय रखती है।
अच्छा, हेमंत बिश्व शर्मा है बीजेपी से। हाँ, वो बहुत अच्छा काम कर रहा है। अच्छा, क्या काम अच्छा किया उन्होंने? और लड़के लोग को नौकरी दिया, कोई जगह में सब जो नहीं है रास्ता घाट वो सब बना दिया, लाइट करंट वो सब नहीं है गांव में वो सब दिया, किसी को घर नहीं है वो दिया, सब कुछ अच्छा ही किया वो। तो हेमंत बिश्व शर्मा आपको लगता है अच्छा काम कर लिया। अच्छा हाँ। आगे क्या वो कहते हैं लोग उनको सीएम भी बनना चाहिए, आपको लगता है? हाँ लगता है सीएम बनना चाहिए। बीजेपी ने डेवलपमेंट किया है। हाँ, हेमंत बिश्व शर्मा क्योंकि उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, बतौर स्वास्थ्य मंत्री कैसा काम रहा उनका कोरोना के दौरान? कोरोना का दौरान अच्छा जितना किया है कोई मंत्री ऐसा नहीं करेगा। अच्छा हाँ। क्या किया उन्होंने मतलब कोरोना पेशेंट के लिए जितना किया है, क्वारंटीन जितना दिन रात करके उसने जितना किया है कोई मिनिस्टर ऐसे नहीं किएगा। कामरूप जिले की डेमोग्राफी भी गौर करने लायक है। इसका चुनाव में खासा असर है। कांग्रेस के लिए मुस्लिम वोट बैंक था, लेकिन अब इसमें कई हिस्से हैं जिसमें बदरुद्दीन अजमल से लेकर एजेपी तक हाथ साफ कर रहे हैं। और अभी खबर आई है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में क्या लिखा है आपको दिखाएंगे इस ब्रेक के बाद। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।